तो शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया अकील मलिक, जो वज़ीर ममलिकत हैं बराए कानून इंसाफ। खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। और हमें वाशिंगटन DC से ज्वाइन कर रहे हैं अदरीस अली, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, रॉयटर्स के साथ काम करते हैं, जो बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है इंटरनेशनल। और जॉन हुसैन हैं, ईरानी सहाफ़ी, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, ईरान में प्रेस TV के साथ है मोहम्मद जॉन हुसैन, वो हमें तेहरान से ज्वाइन करेंगे। मैं पहले जॉन आपसे बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। आप बताइएगा इस वक्त सिचुएशन जो है ईरान के अंदर, हम ये सुन रहे थे कि मुज़ाकरात के लिए ईरान की टीम पाकिस्तान आएगी, लेकिन वो नहीं आ रहे और उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं आपके ख़्याल में क्या हैं, और बल्कि आपके पास खबर जो है उसके मुताबिक क्या है, और क्या वो एड्रेस हो पाएंगे? साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए, पाकिस्तान ने फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा किरदार निभाया है कि वो इस वक्त इन टफ टाइम्स में जंग में पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जंग बंद हो, और बहुत अच्छी बात है, मीडिएशन करानी चाहिए। बट मसला यहाँ ईरान से ये आ रहा है, और जिस वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रही निगोसिएशंस, वो ये है कि बिल्कुल 15 रुकात US की तरफ से पाकिस्तान के थ्रू पहुंचाए गए ईरान को, लेकिन ईरान ने उनको मना करके 6 पॉइंट्स अपने जो है वो जो पहले रिफॉर्म कर चुके थे, उन्हीं 6 पॉइंट्स को दोबारा पाकिस्तान के थ्रू भिजवा के अमेरिका को दिए। प्रॉब्लम ये आ रही है कि किसी भी तरीके से ईरानी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अमेरिकन के ऊपर। उसकी वजह यह है कि पहले 2 दफ़ा भी ये काम हो चुका है कि इनके साथ नेगोशिएशंस हुई और उसके दौरान जंग कर दी गई, और इस दफ़ा तो इस हद तक जंग की गई कि यहाँ पे जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनको भी शहीद कर दिया गया। तो मेरे पास जो खबर है, और ये स्टेटमेंट जो दिया ईरान ने, जिस ऑफिशियल ने ये स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ये भी कहा है, साथ साथ 3 चीजें कही उन्होंने कि ये यूनाइटेड स्टेट्स क्यों कर रहा है ये नेगोशिएशंस। पहली चीज ये है कि दे वांट टू बी सीन एज द पीस मेकर्स, मतलब ट्रंप को एक पीस मेकर की शक्ल दिखानी है, उसको अपनी जो है वो इज्जत बचानी है उस सेंस में। दूसरी रीजन ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, ताकि ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए। तीसरी रीजन यूनाइटेड स्टेट्स की ये सारी नेगोशिएशंस की क्यों है बात, क्योंकि उनको यहाँ पे एक बड़ा हमला करना है। दे वांट टू गेट इन ऑन द ग्राउंड, और यहाँ पे एक ग्राउंड ऑफेंसिव करना है, जिसके लिए वो प्लान करते हुए आ रहे हैं। और हमें भी 82nd पैराट्रूपर्स और दूसरी जो मूवमेंट्स हैं वो हमें नजर आ रही हैं। तो फंडामेंटली स्पीकिंग, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा तजज़िया दिया, और आपने खबर दी कि इनकी जो स्टॉक पाइल्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, ना सिर्फ टॉमाहॉक मिसाइल्स के बल्कि इंटरसेप्टर्स के। थर्ड इंटरसेप्टर्स 90% जो है वो यूटिलाइज हो चुके हैं ऑलमोस्ट अभी तक, और 1 महीने के अंदर अंदर बाकी भी खत्म हो जाएंगे। पेट्रियट भी जो है वो ओवरवेलमिंग अमाउंट के अंदर यूज हो चुके हैं, और काफी सारे सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय भी किया जा चुका है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे इस वक्त अमेरिका और इजराइल आ गए, उनको कोई ऑफ रैंप नहीं मिल रहा है, एंड एट द सेम टाइम वो या तो जाहिर है सरेंडर क्योंकि नहीं कर सकते, तो वो ग्राउंड ऑफेंसिव मोर लाइकली है कि वो करें। लेकिन ईरान उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि अभी अगर सीज फायर हो गई तो 3 महीने बाद दोबारा हमला नहीं करेंगे। सही है, सही जेन्युइन है। अब अजीज ये बताइएगा कि जो अभी बात की है, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है अमेरिका के अंदर। हम मीडिया देखते हैं अमेरिका का, तो लगता है कि अमेरिका मुश्किल में है, जंग कामयाब नहीं हो रही। लेकिन ट्रंप को और उसकी कैबिनेट मेंबर्स को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि जी कि हम तो बड़े कामयाब हो रहे हैं, और ईरान बैक कर रहा है कि हमारे साथ मुज़ाकरात किया जाए। सच क्या है? जो केंट ने जो कहा है कि इसराइली लॉबी के चुंगल में है ट्रंप इस वक्त, क्या आपको भी ये लगता है कि इसराइली लॉबी ही जंग लड़वा रही है, और वहाँ पे ट्रंप के लिए मुश्किलात हैं अमेरिका में जंग जारी रखने में, या वाकई ट्रंप ये चाहता है कि उसका ईमान है कि जंग जारी रहनी चाहिए? मैं आपको ये बता दूं, हमने अभी बस एक खबर छापी है कुछ घंटों पहले ही रॉयटर्स पे कि US इंटेलिजेंस ये बिलीव करता है कि 33% सिर्फ 33% ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं वो कंफर्म डिस्ट्रॉय हो गई है। तो आप ये सोचें कि महीने से ये जंग चल रही है, कोई 10,000 टारगेट US ने खुद अकेले मारे हैं, 5,000 इजराइल ने खुद मारे हैं, और सिर्फ 33% ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज US इंटेलिजेंस एजेंसीज खुद कह रहे हैं कि सिर्फ डिस्ट्रॉय हुई है। तो ये एक सही क्वेश्चन है, और उसका जवाब अगर आप ट्रंप से बोलें तो वो कहेंगे कि बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, ख़त्म होने वाला है। मगर रियलिटी ये है कि अमेरिका मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि उन्होंने जो मिलिट्री है, इंटेलिजेंस है, पेंटागन है, CIA, जंग शुरू होने से पहले उन्होंने वार्निंग दी थी कि ईरान बहुत मुश्किल है एक एडवर्सरी के तौर पे, क्योंकि ना ही तो उनके पास मिसाइल हैं बहुत, मगर उनके पास ड्रोन्स भी हैं। तो ये आई थिंक अब नज़र आ रहा है महीने के बाद कि काफ़ी मुश्किल हो रही है। और आपका जो सवाल था कि ये इसराइल की वजह से हुआ है, लॉबी की वजह से हुआ है,
देखिए, इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू मार अ लागो ये ट्रंप के जो रिजॉर्ट में थे वो दिसंबर में आए थे, और जब से मुज़ाकरात उनकी और ट्रंप की चल रही हैं। मगर ये भी देखना चाहिए कि ट्रंप का ये आखिरी टर्म है प्रेसिडेंट के तौर पे, तो वो अपनी लेगेसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वेनेजुएला में जाके प्रेसिडेंट को उधर से उठाया, ईरान में जून में स्ट्राइक्स की। तो मेरे ख्याल से, और जिन सोर्सेज से मैं बात कर रहा हूँ, ये इजराइल का शायद थोड़े से बातचीत चल चुकी है, मगर ये ट्रंप के लिए लेगेसी बिल्डिंग मोमेंट है उनके दिमाग में। ठीक, लेगेसी बिल्डिंग मोमेंट है। बैरिस्टर अकील साहब, ये फरमाइएगा कि ये ट्रंप का लेगेसी बिल्डिंग जो मोमेंट है, पाकिस्तान मदद करने की कोशिश कर रहा है ट्रंप की, या मुस्लिम वर्ल्ड की जो पाकिस्तान की सफारती कोशिशें हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी हो जाए और कोई मुज़ाकरात हों, दोनों तरफ की जो कंडीशन है उन पे, और हमें लग रहा था कि वीकेंड पे ये होगा, फिर अचानक लगा कि ये नहीं हो रहा, क्या रुकावट आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले फ्रॉम द वेरी आउटसेट पाकिस्तान ये बिल्कुल जो सालसी का किरदार है, जो फैसिलिटेशन है, मीडिएशन है, ये बिल्कुल कर रहा है, और उसके लिए ग्राउंड वर्क जो ले किया है वो आपके सामने है। पाकिस्तान ने, जो दुनिया तारीफ़ कर रही है पाकिस्तान की सफारतकारी की, पाकिस्तान ने एक मौसर, मिसाली और मोहतात सफारतकारी की मिसाल कायम की है। अब यहाँ पे आप देखें कि एक तो हमें बसीयत पाकिस्तानी और आई थिंक जनरली बसीयत एहसान, हम बहुत जल्दी चीज़ें देखना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ें जब सालसी का किरदार होता है या सालसी दोनों पार्टीज़ की होती है तो उसमें टाइम वक्त लग सकता है। देखिए, कॉन्फिडेंस तो बिल्डिंग मेजर्स हुए, कॉन्फिडेंस तो है कम से कम पाकिस्तान पे, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ममालिक ही, दोनों पार्टीज़ ही एतबार भी कर रहे हैं, और बैक एंड फोर्थ जो मैसेजिंग हो रही है, इन चीज़ों में टाइम लग सकता है। ऑन ग्राउंड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑन ग्राउंड मुज़ाकरात फ़ेस टू फेस हों, उनमें थोड़ा वक्त दरकार हो सकता है, लेकिन बैक एंड फोर्थ जो चैनल्स काम कर रहे हैं, बैक चैनल्स जो मैसेजिंग है, जिस तरह 15 पॉइंट्स का जिक्र किया जॉन साहब ने, और इसी तरह बैक एंड फोर्थ जो 5 पॉइंट्स इरानियंस ने रिएट्रेट किए अपने 6 पॉइंट्स। अब उस पे देखें, एक तो जब भी मीडिएशन होती है, बड़ी एक जो पोजीशन होती है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन दोनों पार्टीज़ की, वो लेते हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता गिव एंड टेक होता है, नेगोशिएशंस होती हैं, अपनी अपनी हार्ड एंड पोजीशन से जो है वो थोड़ा थोड़ा पीछे भी हटा जाता है। तो अब इस तमाम तर मामले में कई चीज़ें पसे पर्दा जो हैं वो चल रही हैं, और अच्छी तरीके से चल रही हैं। मैं इतना आपको ज़रूर बता सकता हूँ, और आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। कल रात जो 10 दिन का पीरियड जो है इसका एक्सटेंड किया गया है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन, और उसमें ये अगले तकरीबन चंद दिनों में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ जो है सब्सटैंटिव चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी आपको। कल रात जो 10 दिन के एक्सटेंड हुआ है, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल था? अगर ना होता पाकिस्तान का रोल और दोनों पार्टीज़ का एक एतमाद ना होता, तो मेरे ख्याल से ये 10 दिन ना बढ़ सकते। अच्छा, तो अब आप कह रहे हैं आने वाले दिनों में इसमें सब्सटेंटिव कुछ देखेंगे। तो एक ईरान की तरफ से जो तजवीज़ में पढ़ रहा था, एक उसमें अभी ये आज ही अभी आई है कि एक मुकम्मल जंग बंदी हो। अभी सिर्फ है एनर्जी प्लांट्स पे हमले करने की जंग बंदी है ना, बाकी हमले हो रहे हैं। मुकम्मल जंग बंदी हो 72 घंटे की, 48 घंटे की, फिर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो, ईरान समझेगा। ऐसी कोई कोशिश हो रही है? देखिए, कोशिश तो हो रही है। पाकिस्तान अलॉन्ग विद तुर्की, मिस्र और दीगर ममालिक भी ऑब्वियसली कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की इन कोशिशों को, और पाकिस्तान लीड कर रहा है। ऑफ कोर्स इस सारी सिचुएशन में अफसार साहब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये चीज़ें साइड बाय साइड चलेंगी। ये दोनों चीज़ें, नेगोशिएशंस भी और उसके साथ साथ ये तमाम तर जो बाकी मामला हो रहा है एक दूसरे पे अटैक्स का, ये खाली अब अमेरिका की बात नहीं। अब आप देखें कि इजराइल ने आज जो है वो उसकी मैं देख रहा था कि जो प्राइमरी फैसिलिटी वो क्लेम कर रहे हैं कि मिसाइल्स के लिए और सी माइन प्रोडक्शन के लिए यज़ में जो है उन्होंने किया है। अभी इसकी कॉन्फर्मेशन तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये उनका क्लेम है। ये चीज़ें दोनों साइड बाय साइड चलेंगी, नेगोशिएशंस भी और ये एक दूसरे से थोड़ा बहुत जो आपस में अटैक्स हैं ये भी साथ साथ चलेंगे। जहाँ तक बात की जॉन साहब ने कि ऑन ग्राउंड फोर्सेस या बूट्स ऑन ग्राउंड, अभी फिलवक़्त ऐसी सूरत हाल नहीं है। जॉन, ये बताइएगा कि आप ज़ाहिर आपका ताल्लुक मीडिया से, डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैल रही है और नैरेटिव बिल्डिंग भी हो रही है। हम देख रहे हैं नेतन्याहू और उसकी टीम बहुत सरगर्म है इसमें, और कल पाकिस्तान की एम्बेसी जो तेहरान में है उसके करीब एक हमला भी हुआ है। क्या उसमें आप, अब एक तो हमले के बारे में बताइए कि वो कितना करीब है, क्योंकि आप तेहरान में, आप हमें सही खबर दे सकते हैं, और दूसरे ये बताइए क्या वो उसमें कोई मैसेजिंग है पाकिस्तान के लिए
कि आप ये सालसी की कोशिशें ना करें, क्योंकि इसराइल का मफाद तो इसी में है कि ये जंग जारी रहे? देखिए, इनकी जो एम्बेसी है अलियसर और पासदारान के इलाके में जो एम्बेसी है, वहाँ पे सामने हमें नजर आता है कि अर्कश की फैसिलिटीज हैं, पर एट द सेम टाइम इतना करीब हमला होना इज मे बी अ सिग्नल, मे बी नॉट। मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली किसको टारगेट बनाया जाता है, लेकिन बहरहाल एक बात तो क्लियर है कि हुआ बहुत करीब है धमाका। और इतना करीब जो है, जब आपको पता हो कि एक एम्बेसी है वहां पे और रेजिडेंस है एम्बेसडर की, इतना करीब हमला करना आई डोंट थिंक सोचे समझे बगैर हो सकता है। तो आई थिंक सर्टनली इसके अंदर कोई जो है कोई ना कोई मलाइन इंटेंट होगी। ठीक है। अच्छा, ये वहाँ के ईरान के लोगों का मोरल बताएंगे, क्योंकि आज भी वहाँ पे हमले हुए हैं और उसमें औरतें और बच्चे भी शहीद हुए हैं रिहायशी इलाकों पे। मोरल कैसा है? इतनी जंग हो रही है ख़तरनाक किस्म की, उसमें शहादतें हो रही हैं, तो और खाने पीने की चीज़ों का, फ्यूल का और निज़ाम ज़िंदगी कैसा चल रहा है वहाँ पे? देखिए, फ्यूल, निज़ाम ज़िंदगी, सारी चीज़ें अनइम्पैक्टेड हैं और रेस्टोरेंट्स भी खुले हुए हैं, ऑफिस भी खुले हुए हैं, बैंक्स भी खुले हुए हैं, लोग जा रहे हैं, कोई गैस स्टेशन पे रश नहीं है, ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर कोई स्टॉक पाइलिंग नहीं है, दूध, अंडे, ये सारी चीज़ें डिस्काउंट पे, इनफैक्ट नीड बेस्ड आइटम्स तो डिस्काउंट पे लगे हुए हैं यहाँ पे। और जो हमें नजर आती है ना स्टॉक पाइलिंग, जनरली जो जखीरा अंदोजी नजर आती है, वो ईरान के अंदर जखीरा अंदोजी नजर नहीं आती। मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। 12 दिन की जंग में मैं घबरा के चला गया था। रोटी का 25 किलो का मैंने कहा भाई आटा दे दो मुझे, तो वो हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर नहीं होती लोगों के दिमाग में बात जाए। तो बहरहाल आई थिंक यहाँ पे जो यहाँ पे खुद आए हैं, उन्होंने खुद भी कंफर्मेशन की है कि इस तरीके के हालात ईरान के अंदर नहीं होते और नॉर्मल हालात हैं काफी। तो आई थिंक ये रेजिलियंस है जो 2 जंगें ईरान ने की और जो उनके साथ आई थिंक 47 ईयर सैंक्शन के साथ रहे। तो आई थिंक ये जंगे तो पाकिस्तान ने बड़ी की, लेकिन पाकिस्तानी जहां भी हो वो अनसर्टेनिटी का शिकार जरूर होता है। जैसे आप वहां पे जाके आपने 25 किलो थैले का मांग लिया, तो चले, ये तो आपने एक अच्छी बात बताई है। यहाँ पे नॉर्मल है। अच्छा, जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इदरीस, ये बताइए, लोग बाहर आते, रात को लोग बाहर आते। जी जी, सॉरी जी अफसार साहब, सॉरी। अच्छा सॉरी, अच्छा चले जॉन अपनी बात मुकम्मल करें। एक और चीज़ बता दें, ईद कैसी गुजरी है वहाँ पे लोगों का? मतलब हमारे यहाँ ईद एक खुशी का त्यौहार होता है, जंग लगी हुई है, इतनी वहाँ पे अमवात हो चुकी हैं, तो वो कैसे मनाई लोगों ने? अफसार साहब, देखिए, यहाँ पे लोग रात को अभी भी बाहर आते हैं, रोज रात को 8 से 10। मैं लाइव भी लगाता रहता हूँ, फेसबुक के ऊपर दिखाता रहता हूँ। ईद की और दूसरे त्योहारों की अगर बात करें, यहाँ पे दूसरा माहौल है। मैं आपको जनरली, सॉरी थोड़ा वो होगा, लेकिन जनरली बता देता हूँ दोनों ईद का। ईद उल फित्र पे ये बस नए कपड़े लेते हैं, वो भी कोई लैविश वो नहीं, नए कपड़े लेते हैं और नमाज पढ़ते हैं और फितरा देते हैं और बस दैट्स इट। मतलब कोई इसके अंदर बड़े बड़े लिफाफे नहीं देने होते। बकरीद के अंदर भी मैं सरप्राइज हुआ यहाँ पे आके कि बकरीद के अंदर कोई ऐसा नहीं होता कि 1 करोड़ 2 करोड़ की जो है उन्होंने जानवर लेके आए हैं और मोहल्ले में घुमा रहे हैं, जबकि अच्छा लगता है कि बड़े बड़े जो है वो जानवर दिखाए जा रहे हैं, अच्छा एक शो भी होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नजर नहीं आता। यहाँ पे जो एरियाज बने हुए होते हैं, जो फैसिलिटीज बनी हुई होती हैं, वहीं पे या तो आप अपना जानवर भिजवा दें और वो वहां पे जो है ज़िबा होके आ जाएगा आपके पास गोश्त, या तो आप पैसे वहां पे दे दें और हिस्सा आपका अलग होके आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे वो वाला ट्रेंड जो है ना, ईद का ट्रेंड या उस तरीके की ट्रेडिशंस नजर नहीं आते। नौरोज बहरहाल ये लोग जो है वो थोड़ा सा इनका वो होता है कि नौरोज भी सेलिब्रेट करते हैं और मतलब दे यार, अभी जो ईद गुजरी उसके ऊपर भी लोग मनाना नहीं चाह रहे थे आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत की वजह से, लेकिन यहाँ पे इनके जो नए सुप्रीम लीडर आए आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई, उन्होंने कहा कि भाई आप करें, आप ईद करें, त्यौहार करें, पॉजिटिवली लेके जाएं। तो आई थिंक इस दफा ज्यादा थोड़ा सा लोगों ने सेलिब्रेट किया ईद और नौरोज को, वरना जो है यूजुअली नहीं करते। ठीक है, ठीक। इदरीस, ये बताइएगा कि वहाँ पे कांग्रेस को, आप कांग्रेस रिसर्च पे गई हुई है, स्प्रिंग वेकेशंस है वहाँ पे और जंग में अमेरिका फंसा हुआ है, तो क्या वहाँ पे कोई किसी किस्म की इमरजेंसी अमेरिका को कि जंग जल्दी ख़त्म हो या जीते हैं? मीडिया पे तो लग रहा है कि बहुत डिस्कशन हो रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर हाउस में उतना ज़्यादा हमें शोर नहीं नज़र आ रहा या उतना प्रेशर नहीं नज़र आ रहा जितना कि होना चाहिए था। ख़ास तौर पे जो बच्चे, स्कूल के बच्चे मारे गए हैं इतने सारे, और मैं देख रहा था तकरीबन 60-70 स्कूल तबाह कर दिए हैं इस जंग ने, और बहुत सारे उसमें मज़ीद स्टूडेंट्स और टीचर्स भी शहीद हुए हैं। तो क्या अमेरिका के अंदर ये चीज़ें अब क्यों नहीं इशू बन रही? पहले तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इशू बनती थी। अगर आप ये देखें, प्रेसिडेंट अपने खुद मेरे ख्याल से 2 दिन पहले बोला
कि मैं ये जो ऑपरेशन चल रहा है मैं उसको जंग नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर जंग बोलेंगे तो उनको लीगली कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा। तो अगर आप देखें इनकी जो अल्फाज हैं वो इनको बोल रहे हैं ये मिलिट्री ऑपरेशन है, क्योंकि लीगली वो कांग्रेस के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सुन के हैं कि कांग्रेस चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो इतना कोई इशू उठाया ही नहीं है। उन्होंने एक दो इंटरव्यू में इधर उधर कहते हैं कि इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, फंस रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, मगर कोई डिटेल्स नहीं दे रहे। मगर आई थिंक जो पिछला साल हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब से अपना सेकंड टर्म शुरू किया है, उन्होंने जो भी रेजिस्टेंस हैं चाहे कांग्रेस में हो चाहे मिलिट्री में हो चाहे जिस भी एजेंसी में हो वो ख़त्म कर चुके हैं। तो अब ऐसा एक मौका आ गया है कि जब कोई मेजर चीज़ हो रही है जैसे ये जंग जो है कोई रेजिस्टेंस रहा नहीं है, तो कांग्रेस में तो है ही कम। आप अगर देखें अमेरिका के सड़कों पे जब इराक वॉर हुई थी, अफगानिस्तान वॉर हुई थी 2003 और 2001 में, तो काफ़ी पॉपुलर प्रोटेस्ट होते थे व्हाइट हाउस के बाहर, कांग्रेस के बाहर, वो भी अब नजर नहीं आ रहे। तो आई थिंक जो अमेरिकन सोसाइटी है वो खुद थोड़ी सी डिप्लीट हो चुकी है, थक चुकी है, क्योंकि जब देखें कोई ना कोई इश्यू होता है चाहे फॉरेन पॉलिसी हो या डोमेस्टिक पॉलिसी हो, तो आई थिंक कांग्रेस और डोमेस्टिक पॉपुलेशन ये बताएं कि आपने एक बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया कि ये मिलिट्री ऑपरेशन ट्रंप इसको कह रहा है। अगर ग्राउंड ट्रूप्स, अगर फौज उतारता है अमेरिका अपनी, ग्राउंड ट्रूप्स आते हैं, तो क्या फिर भी मंजूरी की जरूरत है? वो जंग होगी या वो भी ऑपरेशन ही होगा? नहीं, मेरे ख्याल से तो जंग हो चुकी है, चाहे एयर से हो चाहे ग्राउंड से हो, जंग है। और बॉम्ब ड्रॉप करना 10,000 से जायद जंग है। आप कह रहे हैं, कांग्रेस तो नहीं कह रही है। हाँ, कांग्रेस के तौर पे आई थिंक जब अगर ग्राउंड ट्रूप्स की बात आएगी, चाहे 2,000 हो चाहे 10,000 हो चाहे 20,000 हो, तो आई थिंक फिर मोमेंटम बनेगा। आप देखें अगर ट्रंप की जो बेस है, टकर कार्लसन, मार्जरी टेलर ग्रीन, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि अगर ट्रूप्स ग्राउंड पे गए तो हम सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। वैसे ही सपोर्ट इरोड हो रही है, तो आई थिंक वो और बड़ा इशू बनेगा। जी हाँ, ठीक है। एक